हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, जब कोई कहता है महाराष्ट्र का बिजनेस कैपिटल तो जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, बीकेसी। लेकिन अब कहानी बदल रही है। मुंबई के बाहर कुछ शहर ऐसे उठ खड़े हो रहे हैं जो आने वाले सालों में बीकेसी को भी टक्कर दे सकते हैं और शायद उसे भी पीछे छोड़ दे। दोस्तों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, समृद्धि महामार्ग और नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसे मेगा कनेक्टिविटी महाराष्ट्र के भूगोल को ही नहीं, उसके इकोनॉमिक पावर मैप को बदल दे रहे हैं। दोस्तों, सोचिए एक ऐसा शहर जहां डीएमआईसी के जरिए ग्लोबल कंपनियां सीधे पहुंचेंगी। संभाजीनगर में बन रहा है ऑरिक सिटी, भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी। तो दूसरी तरफ खारघर, जहां से सिर्फ 20 मिनट में नवी मुंबई एयरपोर्ट और 8 सालों में महाराष्ट्र का नया कारपोरेट पार्क बनेगा। नागपुर अब सिर्फ ऑरेंज सिटी नहीं है, बल्कि भारत का लॉजिस्टिक पावर हाउस बन रहा है, मिहान और समृद्धि कॉरिडोर के दम पर। महाराष्ट्र का फ्यूचर सिर्फ मुंबई ही नहीं है, अब पूरे राज्य में बिखर रहा है। तो औरिक, खारघर, नागपुर, पुणे, नासिक, ये वो नाम है जो आने वाले दशक में देश के बिजनेस मानचित्र को फिर से परिभाषित करेंगे। तो दोस्तों, आज जिस विषय के साथ हम चर्चा करने वाले वो है बियॉन्ड बीकेसी, द नेक्स्ट बिग बिजनेस कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, गेस हु इज़ लीडिंग दिस रेस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय होने वाला है, तो वीडियो आखिर अंत तक देखिए और फिर आपको कैसा लगा उसका आप कमेंट करके हमें बताइए। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेके चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑरिक सिटी या संभाजीनगर में जो हम बात कर रहे हैं, तो इसका विवरण अगर हम देखते हैं तो ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी का एक हिस्सा है और ये एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। विशेषतः अगर हम देखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे 24/7 पावर, रिसाइकल वाटर या पानी आदि यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। तो हाल ही में यहाँ पे घोषणा हुई है कि 5000 एकड़ भूमि आगे आवंटित की जाएगी। इसका अगर हम रियल एस्टेट ट्रेंड अगर देखते हैं पिछले 2 या 3 साल का, तो औद्योगिक निवेश तेजी से हो रहा है, जिसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ने की संभावना यहाँ पे होगी। हालांकि सटीक औसत आवासीय या कमर्शियल दरें कम सामने आई है, लेकिन कम मूल्य में बड़ी संभावना वाला क्षेत्र इसे माना जा रहा है। अब 2030 का अगर हम प्रोजेक्शन देखते हैं तो यदि औद्योगिक प्लेटफॉर्म पूरी तरह काम करने लगे तो 2030 तक इस क्षेत्र में आवास और वाणिज्य रियल एस्टेट में सार्थक बढ़ोतरी देख सकते हैं। तो इसमें सुझाव यह है कि निवेश के लिए अभी भी शुरुआती स्तर में भूमि या कम कीमत वाले प्रोजेक्ट्स यहाँ देखना फ़ायदेमंद होगा। संक्षिप्त में अगर हम निष्कर्ष देखें तो ये क्षेत्र अभी भी उभरने वाला है, जोखिम थोड़ा है पर क्षमता अधिक है। यदि आप लंबे अवधि यानी 5 साल के ऊपर का योजना बना रहे तो ऑरिक एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। दूसरा जो बीकेसी का एरिया देख रहे हो, खारघर नवी मुंबई वाला है, इसका अगर हम विवरण देखते हैं तो नवी मुंबई का ये एक प्रमुख नोड जो तेज़ी से कॉरपोरेट या आवासीय हब बन रहा है। इसके ट्रिगर्स अगर हम देखते हैं तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में और मेट्रो कनेक्टिविटी, अपस्केल आईटी और कमर्शियल डेवलपमेंट यहाँ दिखाई दे सकती है। अगर हम रियल एस्टेट ट्रेंड्स पिछले 2 साल की अगर बात करें तो 2024-25 में नवी मुंबई में औसत 9.2% वार्षिक वृद्धि दिखाई दे रही थी। खारघर में तो 11.4% का इजाफा बताया जा रहा है। खारघर में फ्लैट कीमतें 2024 में 9,200 पर स्क्वायर फीट से 2025 में 9,800 पर स्क्वायर फीट तक आकी गई है। अगर हम खारघर का 2030 का प्रोजेक्शन देखें तो मेट्रो और एयरपोर्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरा होने पर खारघर का मूल्य प्रति स्क्वायर फीट 2025 में 10,000 के आसपास देख रहे तो वो बढ़कर करीबन 15,000 पर स्क्वायर फीट तक जा सकता है। अब निवेश और एंड यूज़र्स दोनों के लिए आकर्षक बनने के कगार में है। तो संक्षिप्त में अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो खारघर में मिड टर्म यानी 3 से 5 साल का होराइजन देखने वाले जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए एक अच्छा रिटर्न मुमकिन यहाँ पे हो सकता है। यदि आपने सही लोकेशन एवं सही समय पर निवेश किया तो ये अब तक का सबसे बढ़ते हुए ट्रेंड के साथ आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो। अब तीसरा जो है नागपुर मिहान व लॉजिस्टिक हब,
इसका विवरण अगर हम देखते हैं तो मियान यानी मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट एट नागपुर और इसके आसपास लॉजिस्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग का जोर है। हाल ही में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े निवेश की घोषणाएं हुई है यहाँ पे। अगर हम प्लॉट रेट्स मियान में देखें तो 6,500 से लेकर 7,500 पर स्क्वायर फीट के आसपास आंकी गई है। तो कुछ गांव में भूमि मूल्य 2 करोड़ पर एकड़ तक पहुंच गई है। हालांकि कुछ यूजर्स इसे अब तक अपेक्षित गति से नहीं बढ़ाए कह रहे हैं, लेकिन अगर हम 2030 का जो प्रोजेक्शन देखते हैं तो यदि लॉजिस्टिक्स एवं मैन्युफैक्चरिंग हब अगर ये सफल होते हैं तो आने वाले 5 या 10 साल वर्षों में स्थान की वास्तविक मांग बढ़ सकती है। इसके साथ साथ ये रिलायबल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्षेत्र में होने की वजह से यहाँ पे धैर्य होना ज़रूरी है। तो तेज़ी से सुधार होने पर ये मध्यम भारत का एक हाई पोटेंशियल मार्केट बनने के कगार में है। तो अगर हम संक्षिप्त में इसको देखें निष्कर्ष, तो नागपुर में निवेश में उच्च पोटेंशियल या मॉडरेट रिस्क दोनों है। यदि आप लॉन्ग टर्म 7 से 10 साल का अवधि हॉराइजन देख रहे हैं तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब चौथी लोकेशन है वो है पुणे हिंजेवाड़ी फेज़ 4 तलेगांव बेल्ट और पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पुणे एक आईटी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में विस्तार हो ही रहा है और हिंजेवाड़ी पहले से ही मजबूत है। अब तलेगांव चाकन इसके साथ साथ पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बन के आएगा तो पुरंदर में भी आईटी पार्क बनने जा रहा है। तो ये नए क्लस्टर बन रहे हैं। तो कनेक्टिविटी में पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे रिंग रोड जो बन रहे हैं ये उसको और सपोर्ट करेंगे डेवलपमेंट को। तो रियल इस्टेट ट्रेंड्स के अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो विशेष रूप से ये नए क्लस्टर इलाकों में भूमूल्य तथा कमर्शियल मांग बढ़ी है। हालांकि विकास प्रक्रिया काफ़ी दिख रही है ग्राउंड पे। उपलब्ध जानकारी से ये अनुमान है कि आईटी और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी भूमि मांग काफ़ी बढ़ रही है। अगर हम 2030 का प्रोजेक्शन देखें तो यदि नई SEZ R&D पार्क सफल हो तो ये इलाके बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में काफ़ी मजबूत होकर डेवलप होंगे, जिससे आवासीय या रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतें में काफ़ी उछल देखने को मिल सकती है। तो मेट्रो फिर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह काफ़ी डिपेंड होता है। तो पुणे एक मध्यम टर्म निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प है। कम जोखिम है यहाँ पे और अपेक्षाकृत विकसित व बड़ा बाजार है, पर आने वाले वर्षों में लाभ सुनिश्चित है या नहीं है वो डिपेंड करेगा कितना प्रोजेक्ट टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट होते हैं। पांचवी जो लोकेशन हम देख रहे हैं वो है नासिक ओझर और सिन्नर कॉरिडोर। अब इस विवरण को अगर हम देखते हैं तो नासिक आप केवल वाइन सिटी या के ऊपर न डिपेंड होते हुए बल्कि इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है। तो अगर हम संपत्ति लेन देन की अगर बढ़ोतरी देखते हैं तो 2024-25 में 5% की वृद्धि दर्ज हुई है। रियल इस्टेट अगर हम पिछले 2 साल में देखें तो प्रमुख जो इम्पोर्टेंट जो स्थानीयतों के प्रति देखें एरिया में तो 4,000 से लेकर 6,000 की दरें देखी गई है पर स्क्वायर फीट। नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की उम्मीद काफ़ी बढ़ रही है। 2025 में ये 10 से 12% वार्षिक वृद्धि की अपेक्षा है यहाँ देखने को मिल सकती है। अब 2030 का प्रोजेक्शन अगर हम लेके चलते हैं नासिक और इस एरिया के आसपास में, तो यदि लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल सेटअप सफलता से काम करे तो नासिक की संपत्ति मूल्य के समान या उससे भी अधिक वृद्धि की संभावना यहाँ पे है। लेकिन अभी भी यहाँ मेट्रो इंडस्ट्रियल क्लस्टर के बराबर नहीं है, वो होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो संक्षिप्त में अगर हम निष्कर्ष निकालें तो नासिक एक जल्दी उभरता हुआ मार्केट है। अपेक्षाकृत कम मूल्य बिंदु से शुरू करने वाला एक विकल्प ऑप्शन हो सकता है, पर मेट्रो कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसर पूरा होने तक थोड़ा समय लग सकता है। अब जो छठा लोकेशन हम जो देख रहे हैं वो सोलापुर जालना उभरते मैन्युफैक्चरिंग हब्स है और सोलापुर काफ़ी तेज़ी से डेवलप होने जा रहा है। इसके साथ साथ सोलापुर में भी आईटी पार्क की एक परियोजना अभी डेवलपमेंट होने वाली है। तो सोलापुर का विवरण अगर हम देखते हैं तो सोलापुर में टेक्सटाइल एवं रिन्यूएबल एनर्जी औद्योगिक विकास वहाँ ऑलरेडी हो रहे हैं। उसके साथ साथ आईटी पार्क जो डेवलप होगा तो वहाँ पे भी काफ़ी कमर्शियल डेवलपमेंट दिखाई देगी। इसके साथ साथ जालना में स्टील इंजीनियरिंग क्षेत्र बढ़ रहे हैं और ये भी एक समृद्धि कॉरिडोर में जुड़ा हुआ है। तो रियल इस्टेट अगर ये बेल्ट में अगर हम देखते पिछले 2 साल में तो अभी तक का प्रमुख मेट्रो क्लस्टर के मुकाबले यहाँ कम आकर्षित मिला है, इसलिए रेट्स अपेक्षाकृत यहाँ पे स्थिर है। ये पहले चरण के निवेश क्षेत्र है। अगर हम 2030 की यहाँ प्रोजेक्शन देखते हैं तो यदि मैन्युफैक्चरिंग बुनियादी सुदृढ़ हो जाए, मतलब अगर ये पूरी मैच्योरिटी के साथ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो इन इलाकों में भारी भूमूल्य वृद्धि की संभावना है। खासकर भूमि निवेश के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो जहाँ पे ये बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं
खास तौर पे सोलापुर में आईटी पार्क जब बन के आएगा और जालना का जिस तरह से समृद्धि एक्सप्रेस वे के देखते हुए डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये डेफिनेटली एक बेहतर ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो हालांकि पूंजी प्रवाह और सामाजिक सुविधाएं अभी विकसित होने यहाँ पे टाइम लग सकता है। तो संक्षिप्त में अगर हम इसका भी निष्कर्ष ले तो ये हाई मतलब मॉडरेट रिस्क से लेके हाई रिवॉर्ड इलाके में से एक ऑप्शन है। सो उन निवेशकों के लिए है जिन्होंने लंबी अवधि या 10 साल का प्लानिंग के लिए अगर कर रहे हैं, तो इनके लिए एक ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एरियाज़ हमने जो 6 जो प्रोपोज्ड साइट्स या लोकेशंस देखी है महाराष्ट्र में, जो अलग अलग लोकेशंस में डेवलप होने जा रही है, जिसे हम बोल रहे हैं बीकेसी का एक अगला परिचय या अलग 2 लेवल का कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट दिखाई देगी। तो ये संक्षिप्त में हमने पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया। आपको कैसा लगा वीडियो ये आप कमेंट में बता दीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपके पास टाइम टू टाइम आएंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।